मुझे लोकांतर गमन, एस्ट्रल ट्रैवल, जहाँ आत्मा या स्वयं शरीर छोड़ती है और पृथ्वी रजत तंतु अर्थात सिल्वर कॉर्ड की सहायता से जीवन के साथ जुड़ी रहती है की कला सिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण दिया गया था। कई लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल लगता है कि हम इस तरह से यात्रा कर सकते हैं। हर आदमी करता है जब वह सोता है। पश्चिम में ये लगभग सदैव अनिच्छुक होती है। पूर्व में लामा लोग इसको पूरी चेतना के साथ करते हैं, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ देखा है और जहाँ वे रहे हैं उसकी उन्हें पूरी याद रहती है। पश्चिम के लोग इस कला को खो चुके हैं, इसलिए जब वे जागृत अवस्था में वापस आते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने एक स्वप्न देखा। सभी देशों को इस लोकांतर यात्रा की जानकारी थी। इंग्लैंड में ये आरोप लगाया जाता है कि जादूगरनियां उड़ सकती हैं, विचेस कैन फ्लाई। यूएसए में ऐसा कहा जाता है कि लाल आदमियों की आत्माएं उड़ती हैं। हर जगह सभी देशों में इन चीजों की दफनाई हुई जानकारी है। मैं इसे करने के लिए सिखाया गया था। मैं कर सकता हूँ, इसलिए हर आदमी इसे कर सकता है। दूरानुभूति अर्थात टेलीपैथी एक दूसरी कला है जिस पर अधिकार प्राप्त करना आसान है, लेकिन यदि इसे मंच पर प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाए तो नहीं। सौभाग्यवश ये विद्या अब संज्ञान पाती जा रही है। सम्मोहन हिप्नोटिज्म पूर्व की एक और कला है। मैंने सम्मोहित मरीजों पर बड़े ऑपरेशन जैसे कि टांग काटना अथवा इसी तरह के गंभीर प्रकृति के दूसरे ऑपरेशन किए हैं। मरीज को कुछ भी अनुभव नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता और किसी प्रकार के पुरातनपंथी निश्चेतक का प्रभाव पड़े बिना अच्छी हालत में जागता है। अब मुझे बताया गया है कि इंग्लैंड में सम्मोहन का प्रयोग कुछ सीमित सीमा तक किया जा रहा है। अदृश्यता इनविजिबिलिटी या अंतर ध्यान होना एक दूसरा मामला है। ये बहुत अच्छी बात है कि अदृश्यता बहुत ही बिरले लोगों के लिए उपलब्ध है। सिद्धांत आसान है, अभ्यास मुश्किल है। जो आपको आकर्षित करता है इसके बारे में सोचिए। शोर, तीव्र हलचल या कोई चटकदार रंग। शोर और तीव्र हलचल लोगों को भड़का देता है और उनको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अचल व्यक्ति देखने के लिए उतना आसान नहीं होता और ना ही एक सुपरिचित प्रकार या वर्ग का व्यक्ति। अदृश्यता की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी आदमी को अपनी क्रियाओं को निलंबित करना होगा और अपने मस्तिष्क तरंगों को भी निलंबित करना होगा। यदि भौतिक मस्तिष्क को कार्य करने दिया जाए, सोचने दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति जो उसके पड़ोस में है वह दुरानुभूति से सचेत हो जाता है, देख लेता है। इसलिए अदृश्यता की स्थिति समाप्त हो जाती है। तिब्बत में ऐसे आदमी हैं जो अपनी इच्छा से ही अदृश्य हो सकते हैं, लेकिन वे अपने मस्तिष्क तरंगों को छिपाने में सक्षम होते हैं। ये शायद सौभाग्यवश ही है कि ऐसे लोग बहुत ही कम संख्या में हैं। भारहीनता, लेविटेशन, पृथ्वी से ऊपर उठना प्राप्त की जा सकती है और कई बार होती है। कई बार इसमें तकनीकी अभ्यास ही सम्मिलित होते हैं। इसमें काफी मात्रा में प्रयास करना पड़ता है। एक सही कुशल व्यक्ति लोकांतर यात्रा का उपयोग करता है, जो वास्तव में एकदम सरल है, बशर्ते कि किसी को अच्छा शिक्षक मिल जाए। मैंने की है और मैं लोकांतर यात्रा कर सकता हूँ। अपने ईमानदारी पूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं स्वयं को अदृश्य नहीं बना सका। जब मैं किसी दुखदायी स्थिति में बचना चाहता, तब यदि मैं अदृश्य हो सकता तो वास्तव में ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान ही होता, परंतु ये मेरे लिए मना कर दिया गया।
जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं संगीत की कला में कुशल नहीं था। मेरी आवाज ने संगीत शिक्षक के अत्यधिक क्रोध को आमंत्रित किया, लेकिन ये क्रोध, जब मैं यह सोचते हुए कि कोई भी आदमी इन चीजों को कर सकता है, मंजीरों को बजा रहा था, और दुर्घटनावश मैंने एक दुर्भाग्यशाली भिक्षुक के सिर के दूसरी तरफ पकड़ लिया। मैंने उसको परेशानी पैदा की। तब मुझे अकृपापूर्ण रूप से केवल अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और चिकित्सा तक ही सीमित रहने की सलाह दी गई। हमने, जिसे पश्चिम विश्व में योगा कहा जाता है, के ऊपर बहुत ही काम किया। वास्तव में ये बहुत बड़ा विज्ञान है और आदमी में लगभग विश्वास के परे तक सुधार लाया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अधिक सुधार के बिना योगा पश्चिमी लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। ये विज्ञान हमको शताब्दियों से ज्ञात है। हमको योगासन बचपन से ही सिखाए जाते हैं। हमारी भुजाएं, कंकाल और मांसपेशियां योग के लिए प्रशिक्षित हैं। पश्चिमी लोग, शायद मध्य आयु के लोग, जो इन योगासनों को करने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। तिब्बती होने के नाते ये केवल मेरा विचार है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जब तक कि व्यायामों के कुछ वर्ग अथवा संग्रह या समुच्चय सेट नहीं हो जिनमें इस तरह के सुधार किए गए हों, लोगों को उनके विरुद्ध सचेत किया जाना चाहिए। यदि हानि से बचा जाना है तो फिर किसी को एक अच्छे देसी शिक्षक की आवश्यकता होगी, और जो नर और मादा शरीर विज्ञान में पूरी तरह से प्रशिक्षित हो। केवल आसन ही नहीं, बल्कि श्वास लेने के अभ्यास भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक कि किसी के पास एक विद्वान और अनुभवी शिक्षक ना हो, इस प्रकार के अभ्यास यदि मारक ना हो तो भी अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। लामा, जो अपने शरीर के वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और उच्च वेग से घंटों घंटों तक दौड़ सकते हैं और नीचे की जमीन को मुश्किल से छूते हुए घंटों तक जमीन के ऊपर दौड़ सकते हैं, इसमें बहुत अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। तथा धावक अर्थात रेसर को अर्ध सम्मोहित अवस्था में होना आवश्यक है। शाम का समय सर्वोत्तम होता है, जबकि तारे निकल जाते हैं जिन पर टकटकी लगाना आसान होता है। जमीन का परिदृश्य एकांकी होना चाहिए, जिससे कि अर्ध सम्मोहित अवस्था की ये स्थिति टूट नहीं सके। जो आदमी इस प्रकार दौड़ रहा है वह लगभग नींद में चलने वाले के समान है। उसे केवल अपना अंतिम पड़ाव दिखाई देता है, जिसे वह लगातार अपनी तीसरी आंख के सामने रखता है और उचित मंत्र को अबाध रूप से जपता रहता है। घंटों घंटों तक वह दौड़ता रहता है और अपने अंतिम पड़ाव तक बिना थके पहुंच जाता है। इस विधि की लोकांतर यात्रा के साथ एक ही लाभ है। जब लोकांतर यात्रा में चलते हैं, अपनी आत्मा की अवस्था में चलते हैं, तो वस्तुओं को और चीजों को हिला नहीं सकते। उदाहरण के लिए, कोई अपनी चीजों को साथ में नहीं ले जा सकता। इसी विधि से लोकांतर यात्रा के साथ एक ही लाभ है। जब लोकांतर यात्रा में चलते हैं, अपनी आत्मा की अवस्था में चलते हैं, तो वस्तु को और चीजों को हिला नहीं सकते। उदाहरण के लिए, कोई अपनी चीजों को साथ नहीं ले जा सकता। अर्जोपा, जैसा कि हम धावक अर्थात रेसर को कहते हैं, अपने सामान्य भार को ले जा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं। उचित सांस लेना तिब्बती लोगों को बर्फ में निर्वस्त्र बैठे रहने में समर्थ बना देता है। समुद्र के तल से 17,000 फुट या उससे भी अधिक ऊपर और गर्म रखता है। इतना गर्म कि जहां वह बैठता है वहां की बर्फ पिघल जाती है और ऐसे कुशल व्यक्ति को आसानी से पसीना आता रहता है। एक क्षण के लिए कुछ विचलन, जैसा मैंने कहा, किसी दूसरे दिन मैंने खुद इसे समुद्र तल से
18 फीट की ऊंचाई पर किया था। सुनने वाले ने काफी गंभीरता से मुझे पूछा था, ज्वार अंदर था या बाहर? क्या आपने कभी किसी भारी वस्तु को अपने आप के फेफड़े हवा से खाली हो उठाने का प्रयास किया है? प्रयत्न करें और आप इसे लगभग असंभव पाएंगे। जब फेफड़े हवा से भरे हों तब आप इसे कर सकते हैं। अपनी सांस को रोकिए और आसानी से वजन को उठाइए, अन्यथा आप डर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। एक गहरी सांस लें, इतनी गहरी जितनी कि ले सकते हैं, और उसे 10 सेकंड के लिए रोकें और तब उसे धीमे धीमे बाहर निकालें। इसे कम से कम 3 बार दोहराइए और आप पाएंगे कि आपके हृदय की धड़कन मंद पड़ गई है और आपको शांति महसूस होती है। ये चीजें हैं जो बिना किसी हानि के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जांची जा सकती है। श्वास रोकने का ये ज्ञान मुझे जापानी प्रताड़नाओं, जब मैं साम्यवादियों का बंदी था, के सामने खड़े रहने में मदद करता था। खराब से खराब स्थिति में साम्यवादियों की तुलना में जापानी अधिक सज्जन होते हैं। मैंने दोनों को उनकी नीचता के पराकाष्ठा में देखा है